मेरे चैनल पर आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके मनपसंद लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है सखियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्टी श्याम चरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था। सेवती की 4 सहेलियां रुक्मणी, सीता, रामदेव और चंदकुंवर 16 सिंगार किए इठलाती फिरती थी। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावे से आ गई थी। इन दोनों का नाम कमला और उमा देवी था। कमला का विवाह हो चुका था। उमा देवी अभी कुंवारी ही थी। दोनों सूर्य और चंद्र थी। मंडप के तले डोमनिया और गवानीहारी ने सोहर और सुहाग अलाप रही थी। गुलाबिया नाइन और जमनी कहारी दोनों चटकीली साड़ियाँ पहने, मांग सिंदूर से भरवाए, गिलट के कड़े पहने छम छम करती फिरती थी। गुलाबिया चपला नवयौवना थी। जमुना की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी अनोखी छटा थी। रसीली आंखें मत वाली हो रही थी और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करके आई थी, इसलिए नागिन सी लट कंधों पर लहरा रही थी। छेड़छाड़ और चूहल से इतना अवकाश न मिलता था कि बाल गुंदवा ले। महराजिन की बेटी माधवी छींट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए, भीतर बाहर किए हुए थी। रुक्मणी ने सेवती से कहा, सीतो, तुम्हारी भावज कहाँ है? दिखाई नहीं देती। क्या हम लोगों से भी पर्दा करती है? रामदेव मुस्कुराकर पर्दा क्यों नहीं है, हमारी नज़र न लग जाएगी। सेवती, कमरे में पड़ी सो रही होंगी, देखो अभी खींच लाती हूँ। यह कहकर वह चंद्रमा से कमरे में पहुंची। वह एक साधारण साड़ी पहने चरपाई पर पड़ी हुई द्वार की ओर टकटकी लगाई हुई थी। इसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यहाँ क्यों पड़ी हो? अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंद्रा, कौन जाए, अभी कपड़े नहीं बदले। सेवती, बदलती क्यों नहीं? सखियाँ तुम्हारी बाहर देख रही हैं। चंद्रा, अभी मैं नहीं बदलूंगी। सेवती, यही हट तुम्हारा अच्छा नहीं लगता? सब अपने मन में क्या कहती होंगी। चंद्रा, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही आने को लिखा था ना। सेवती, अच्छा तो यह उनकी प्रतीक्षा हो रही है, यह कहिए, तभी योग साधा है। चंद्रा, दोपहर तो हुई, स्यात अब न आएंगे। इतने में कमला और उपादेवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाल लिया और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननद होती थी। कमला, अरे अभी तो इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। सेवती, भैया की बाट जो देख रही है, इसलिए यह भेष रचा है। कमला, मूर्ख हैं, उन्हें गरज होगी आ पाएंगे। सेवती, इनकी बात निराली है। कमला, पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करे, पर मुख से एक शब्द भी न निकाले, नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे बात न करो, तो वे तुम्हारा सब प्रकार आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। परंतु जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उसके हृदय में मेरा प्रेम हो गया, बस उसी दिन से दृष्टि फिर जाएगी। सैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे, भोजन करने बैठेंगे तो मुंह झूठा करके उठ जाएंगे, बात बात पर रूठेंगे, तुम रोओगी तो मनाएंगे, मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला है, तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे। भावार्थ ये है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरे ही घर में देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताऊं,
प्रतिक्षण नौकरों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे, पंखा झेलने को तैयार, हाथ से कोर खिलाने को तैयार, यहाँ तक कि पाँव दबाने में भी संकोच न था। बात मेरे मुख से निकली नहीं कि पूरी हुई। मैं उस समय आबोध थी, पुरुषों की कपट व्यवहार क्या जानूं, पटाई में आ गई। जानते थे कि आज हाथ बांधकर खड़ी होंगी। मैंने लंबी तानी तो रात भर करवट न ली, दूसरे दिन भी न बोली। अंत में महाशय सीधे हुए, पैरों पर गिरे, गिड़गिड़ाए। तब से मन में इस बात की गांठ बांध ली कि पुरुषों को प्रेम कभी न जताओ। सेवती, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे, बड़े हंसमुख मनुष्य हैं। कमला, पार्वती उन दिनों पेट में थी, इसी से मैंने आशा की थी। यहाँ से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी, कहते थे कि मैंने हाथ थमाकर बैठा लिया, खूब बातें हुई। सेवती, झूठे हैं, लबरिया हैं। बात यह हुई कि गुलाबिया और जामुनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई थी। माँ ने कहा वे खा कर गए हैं, पान बना के दे आओ। मैं पान लेकर गई, चरपाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया तो आप कलाई पकड़कर कहने लगे कि एक बात सुन लो, पर मैं हाथ छुड़ाकर भागी। कमला, निकली ना झूठी बात। वही तो मैं भी कहती हूँ कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, उसने इनसे क्या बात की होंगी, परंतु नहीं, अपना ही हठ लगाए गए। पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। मैंने यह कहा, मैंने वह कहा, मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। न जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य जो बुरा भला करता है उस पर पर्दा डालता है। यह लोग करेंगे तो थोड़ा, मिथ्या प्रलाप का आल्हा गाते फिरेंगे ज़्यादा। मैं तो तभी से उनकी एक भी बात सत्य नहीं मानती। इतने में गुलाबिया ने आकर कहा, तुम तो यहाँ ठाड़ी बतलात हो और तुम्हारा सखी तुमका आंगन में बुलाती है। सेवती, देखो भाभी, अब देर न करो। गुलाबिया, तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल ले। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास आई। रुक्मणी बोली, वाह भाई खूब, वहाँ जाकर बैठ रही, तुम्हारी दीवारों से बोले क्या। सेवती, कमला बहन चली गई, उनसे बातचीत होने लगी, दोनों आ रही हैं। रुक्मणी, लड़कोरी है ना। सेवती, हाँ 3 लड़के हैं। रामदेव, मगर काठी बहुत अच्छी है। चंद्रकुंवर, मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लूँ। सीता, दोनों बहिनें एक से एक बढ़कर हैं। सेवती, सीता को ईश्वर ने वर अच्छा दिया है, इसने सोने की गू पूजी थी। रुक्मणी जलकर, गोरी चमड़ी से क्या कुछ नहीं होता। सीता, तुम्हें काला ही भाता होगा। सेवती, मुझे काला वर मिलता तो विष खा लेती। रुक्मणी, यों कहने को जो चाहे कह लो, परंतु वास्तव में सुख काले ही वर मिलता है। सेवती, सुख नहीं धूल मिलती है। रुक्मणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है, तुम जानती नहीं, सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है, उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिनों वह समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूँ, उससे भागने लगता है। और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। बेचारा काला अपने रूप की कमी को प्यार और आदर से पूरा करता है, उसके हृदय में ऐसी धुक धुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खटा पड़ा तो यह मुझसे घृणा करने लगेगी। चंद्रकुंव, दूल्हा सबसे अच्छा वह है जो मुंह से बात निकालते ही पूरा करे। रामदेव, तुम अपनी बात न चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा ही हो। सीता,
न जाने कोई पुरुष किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है, क्या संकोच नहीं होता। रुक्मणी, तुम बपुरी क्या आज्ञा करोगी? कोई बात भी तो पूछे। सीता, मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्राभूषणों पर जी नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरी आ पहुंची, गहने से गोंदनी की भांति लदी हुई, बढ़िया जूती पहने, सुगंध में बसी आँखों से चपलता बरस रही थी। रामदेई, आओ रानी आओ, तुम्हारी ही कमी थी। रानी, क्या करूं, निगोड़ी नाइन से किसी प्रकार पीछा नहीं छूटता था। कुसुम की माँ आई तब जाके जूड़ा बांधा। सीता, तुम्हारी जैकेट पर बलिहारी है। रानी, इसकी कथा मत पूछो। कपड़ा दिए एक मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सीकर लाया, पर कभी आस्तीन ढीली कर दी, कभी सियन बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया, अभी चलते चलते दे गया है। यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाई हुई आई, भैया आए हैं, भैया आए हैं, उनके संग जीजा भी आए हैं, ओहो ओहो। रानी, राधा चरण आए क्या? सेवती, हाँ, चलूँ तनिक भाभी को संदेश दे आऊँ। क्या रे, कहाँ बैठे हैं? माधवी, उसी बड़े कमरे में। जीजा पगड़ी बांधे हैं, भैया कोट पहने हैं, मुझे जीजा ने रुपया दिया। यह कहकर उसने मुट्ठी खोलकर दिखाई। रानी, सीतो, आप मुंह मीठा कराओ। सेवती, क्या मैंने कोई मनोती की थी? यह कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा सगुन ठीक हुआ। चंद्रा, क्या आ गए? तनिक जाकर भीतर बुला लो। सेवती, हाँ, मदाने में चली जाऊं, तुम्हारे बहनोई जी भी तो पधारे हैं। चंद्रा, बाहर बैठे क्या यकर रहे हैं? किसी को भेजकर बुला लेती, नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे। अचानक खड़ाऊ का शब्द सुनाई दिया और राधा चरण आते दिखाई दिए। आयु 24-25 बरस से अधिक न थी, बड़े ही हंसमुख, गौर बड़, अंग्रेजी कट के बाल, फ्रेंच कट की दाढ़ी, घड़ी मूछे, लवंडर की लपटें आ रही थी। एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्या सीतो, 1 सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी? सेवती, मैंने सोचा अब तो आ रहे हो, क्यों चिट्ठी भेजूं? यह कहकर वहाँ से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा, वहाँ जाकर भूल जाते हो। राधा चरण हृदय से लगाकर, तभी तो सेकंडों कोस से चला आ रहा हूँ। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।